मैं डॉक्टर पंकज जोगी, श्री विश्वलीलाई आयुर्वेद एवं पंचकर्म क्लिनिक नागपुर महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लॉकडाउन के दरमियान हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, ये इस संबंध में वो वीडियो था। तो कुछ लोगों ने हमें पूछा, कुछ व्यूअर्स ने हमें पूछा था कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है। तो आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है यही है, हाउ टू बूस्ट योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी विथ आयुर्वेदा। जब हम इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं तो इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स होते हैं। उसके मेनली दो टाइप जो है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का दो टाइप और होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब ये हमको वैक्सीनेशन से मिलती है। जैसे हम कोई वैक्सीन लेते हैं तो उस वैक्सीन के वजह से टिपिकल डिसीज से हमको एक इम्यूनिटी मिल जाती है, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो रहती है, जो अलग अलग बीमारियों से हमको हमारा बचाव करती है। जिन लोगों की ये एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वो बार बार बीमार नहीं गिरते, उनको सर्दी खांसी बार बार नहीं होती है। इसका दूसरा मतलब ये है, जिनकी ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, वीक रहती है, वो बार बार बीमार गिरते हैं, बच्चों में बार बार सर्दी खांसी हो सकती है। आयुर्वेद इसी नेचुरल इम्यूनिटी पे एक अपना विचार व्यक्त करता है कि हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे बनती है। आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट इस तरह से है कि सर्व रोगापि मंदाग्नो, मतलब सभी बीमारियां जो है वो मंद अग्नि से, मतलब जिसकी डाइजेस्टिव पावर हैम्पर है, डाइजेस्टिव पावर वीक है, उसको बीमारी हो जाती है। ऐसा आयुर्वेद का कंसेप्ट है। मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा इलोंगेट करें तो ऐसा बनता है, हमारा खान पान गलत है तो हमारा डाइजेशन ख़राब होगा, हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी, हम बीमार गिरेंगे। इसको अगर उल्टा किया जाए तो ऐसे बोल सकते हैं, हमारा खान पान अच्छा है तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी बिल्टअप होगी, हम बीमार नहीं गिरेंगे। तो इसे नज़रिए को हम बच्चों के लिए किस तरह आयुर्वेद सोचता है, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग, जो माता बच्चों को स्तनपान करती है उनके बारे में। आयुर्वेद का कंसेप्ट है, माता जैसा आहार विहार करती है, जैसा खान पान रखती है, उसके हिसाब से उसका दूध बनता है और उसी दूध का असर बच्चे पे उसे दिखाया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि माता ने अगर कुछ गलत खान पान कर लिया तो बच्चों को बिना किसी कारण के लूज मोशन, उल्टी, पेट फूलना, बार बार सर्दी खांसी होना, ऐसी शिकायतें डेवलप हो जाती है। और हम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ बच्चों को देते हैं। आयुर्वेद कहता है अगर माता ही अच्छे से खान पान रखे तो उनका बनने वाला दूध अच्छा बनेगा और बच्चे में ये जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे दूध से बच्चे की इम्यूनिटी बिल्टअप होने में मदद होगी। इसलिए बच्चों की केयर के लिए माता ने जो माता स्तनपान करती है, उन्होंने खुद का डाइट मैनेज करना, मेंटेन रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम चीज़ देखने वाले हैं अभ्यंग। अभ्यंग मतलब ये होता है शरीर को तेल लगाना। आयुर्वेद में कुछ विधियाँ, कुछ प्रोसीजर ऐसी बोली है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करती है। जन्म से लेके 3 साल के बच्चों को रोज़ाना मालिश करनी चाहिए। रोज़ाना मालिश करने के आयुर्वेद में अनेकों फ़ायदे बताए हैं। उसमें से एक हमारी डाइजेस्टिव पावर अच्छी हो कि हमारी इम्यूनिटी बिल्टअप होना, एक उसमें से फ़ायदा है। जैसे मैंने अभी बोला, जन्म से लेके 3 साल के बच्चे तक रेगुलर रोज़ मालिश होनी चाहिए। 3 साल से बड़े बच्चों के लिए आप हफ्ते में 2 बार अपनी मालिश ज़रूरी करनी चाहिए। मालिश करते समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए जाए तो मालिश से हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। एक रूल कुछ इस तरह से, तुरंत दूध पीने के बाद, मतलब स्तनपान करने के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। जब बच्चों को बुखार होता है, लूज़ मोशंस होते हैं, उल्टियाँ होती रहती है, उस दौरान मालिश नहीं करनी चाहिए। मालिश करने के बाद कुनकुने पानी से नहाना चाहिए। बड़े बच्चों में भी खाना खाने के तुरंत बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। मालिश के लिए जब आप तेल लेते हैं तो आप किसी नज़दीक के आयुर्वेदिक तज्ञ की सलाह से आपके बच्चों की बॉडी के टाइप के, बॉडी के हिसाब से, उनके प्रकृति के हिसाब से तेल उनसे लीजिए। जो मार्केट में केमिकल युक्त तेल मिलता है वो तो बच्चों के लिए तकलीफदेह हो सकता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, वो पॉइंट होता है अंजन, जी आँखों में सुरमा लगाना, जिसको अंजन करना ऐसे ही बोलते हैं। आज के इन्फेक्शन के दौर में आपने सुना होगा, हमको बार बार बताया जा रहा है कि हाथों से आँखों को, नाक को, मुंह को नहीं छूना है। क्यों? क्योंकि हाथ पे लगे हुए बैक्टीरिया, वायरसेस आँखों के थ्रू बॉडी में जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी आँखों की हेल्थ अगर अच्छी रहे, आपके आँखें अगर हेल्दी रहे, तो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के लिए बीच में बैरियर अच्छा बनाया जा सकता है। इसलिए आँखों में अंजन करना एक आयुर्वेद में एक उपयुक्त विधि बोली है, जिससे आँखों का
आँखों की हेल्थ अच्छी रह के हम एक बाहरी इन्फेक्शन के लिए बीच में एक रोकथाम का ज़रिया आँखों को बना सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है, आँखों में जो अंजन लगाते हैं वो अंजन आपको मार्केट में केमिकल वाला नहीं लेना है। आपके नज़दीक में जो आयुर्वेदिक तज्ञ हैं उनकी सलाह से शास्त्रोक्त विधि से स्टरलाइज प्रोसीजर से, मतलब निर्जंतुकीकरण प्रोसीजर जो आँखों के लिए अंजन बना है वही आपको बच्चों के लिए यूज़ करना है। उसके बाद अगला प्रोसीजर है नस्य। नस्य मतलब आँखों में नाक में तेल डालना। आयुर्वेद में ये विधि का भी बहुत से बीमारियों पे इसका फ़ायदे लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों में इसका फ़ायदा कहाँ होता है। हमने देखा है कि जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन होते हैं वो हवा के थ्रू नाक में और नाक से फिर बॉडी में एंटर करते हैं। हमारे नाक में जो एक अंदर की एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अंदर की एक पतली स्किन होती है, वहाँ पे भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है ताकि बाहर से आने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को वहाँ से रोकने की कोशिश की जाए। अगर हम नाक में रेगुलर कोई दवाई डालते हैं तो हमारी नाक की जो त्वचा है वो हेल्दी रहती है और वो इन्फेक्शन से बचाव में हमारी मदद करती है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें आप छोटी उंगली के हिसाब से गाय का घी नाक में थोड़ा सा लगा दीजिए, ये उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बड़े बच्चों में आपके नज़दीकी किसी वैद्य की सलाह से एक प्रॉपर दवाई सिलेक्ट कर लीजिए। उस हिसाब से नाक में अगर आप रोज़ाना नस्य करते हैं उससे आपके बच्चों की नेज़ल म्यूकोसा मतलब नाक की स्किन हेल्दी रहेगी और बार बार होने वाली सर्दी खांसी इससे बच्चों का एक बचाव किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो प्रोसीजर आयुर्वेद में बताया है जो इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करता है वो होता है कर्ण वेदन संस्कार। हाँ, कर्ण वेदन मतलब कान को छेदना, ईयर पियर्सिंग भी उसको कहा जाता है। हम जब कान का शेप देखते हैं तो वो बच्चा जैसे पेट में होता है बिल्कुल उसी तरह होता है। मतलब हम ईयर लोब को अगर बच्चे का सर पकड़े तो ऊपरी कर्व जो बच्चे की बॉडी इस तरह इमेजिन किया जा सकता है। इसलिए कर्ण वेदन अगर प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज प्रोसेस से किया जाए तो बच्चों में अनेक बीमारियों से लड़ने की ताकत डेवलप कर देता है। ऐसा आयुर्वेद का कंसेप्ट है। इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर्ण वेदन करना, कान का छेदन करना एक इम्पॉर्टेंट विधि है। ये 3 महीने के बच्चे से लेकर 8 महीने के बच्चों में किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो हम प्रोसीजर देखने वाले हैं वो है स्वर्ण प्राशन। आप में से बहुत से लोग स्वर्ण प्राशन के बारे में जानते होंगे। उसमें स्वर्ण मतलब जो गोल्ड होता है उसके साथ बहुमूल्य आयुर्वेदिक दवाइयाँ बच्चों को दी जाती है। इससे क्या होता है, ये जो स्वर्ण रहता है, गोल्ड है, ये हमारे बॉडी का अच्छा पोषण करके इम्यूनिटी डेवलप करने में मददगार होता है। इसलिए हर महीने के पुष्य नक्षत्र पे बच्चों को स्वर्ण प्राशन जरूरी करना चाहिए। लेकिन स्वर्ण प्राशन एक कंटिन्यू कम से कम 5, 6, 7 साल कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब 12 से 14 साल की उम्र तक बच्चे स्वर्ण प्राशन कर सकते हैं। जन्म से लेके 12 से 14 साल तक के बच्चे इसको स्वर्ण प्राशन कर सकते हैं और रेगुलर करना है, हर महीने करना है। क्योंकि स्वर्ण प्राशन एक पोषण विधि है। अगर हम अच्छा आहार खाते हैं तो और हम हमारी शरीर अच्छा बनने वाला है तो अच्छा आहार कब खाना चाहिए, तो इसका सिंपल आंसर है रोज़ाना खाना चाहिए। इसलिए स्वर्ण प्राशन हर महीने करने पर ही उसके रिजल्ट मिलते हैं। एक बार स्वर्ण प्राशन करने से कुछ खास फर्क नहीं आता है शरीर में। उसके बाद एक दूसरी विधि है स्वर्ण सिद्ध जल। एक सिंपल सी विधि है, घर पे की जाती है। इसमें करना क्या होता है, कोई स्वर्ण का आभूषण लेना होता है। आप सिंपल से कोई सोने की अंगूठी लीजिए, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसको 2 गिलास पानी में डाल के उसको पानी को बॉईल कीजिए। 2 गिलास पानी को बॉईल करते करते उसको आधा गिलास बचाना है। फिर पानी ठंडा हो जाने के बाद अंगूठी निकाल लेनी है, पानी को वैसे रन देना है। ये पानी को 6 महीने के बच्चे से लेके 1 साल के बच्चे तक दिन में 4 से 5 बार एक चम्मच पिलाना है। और 1 साल की ऊपर के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको आप दिन भर इसको पीने को दे सकते हैं। ये सिंपल सी विधि है। ये आपको रोज़ ये पानी बनाना पड़ता है, आज बना हुआ पानी कल यूज़ में नहीं लाना है। ये कंटिन्यू आप 3 महीने तक करने के बाद आप में बच्चों में एक बॉडी ग्रोथ में, उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट में आपको अच्छा असर दिखने में आता है। तो इसको स्वर्ण सिद्ध जल ये कहा जाता है, ये आपने ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम हमारे आखिरी पॉइंट पे आते हैं, डाइट प्लान पे। आयुर्वेद में बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चों के लिए हो सके तो बच्चों को दवाई ना दी जाए। बच्चों को देने वाली दवाई अच्छी होनी चाहिए, स्वादिष्ट होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। बच्चों को परहेज़ नहीं देने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद के कंसेप्ट है। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए 2 चीज़ें हम कहेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि नेचुरल फूड इज़ अ गुड फूड।
नेचुरल फूड मतलब क्या, सब्जी, हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, ये नेचुरल फूड है, यही सबसे बेस्ट है। जंक फूड, इंस्टेंट फूड या फिर पैक फूड, ये न्यूट्रिशन, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं रहने वाली है। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को नेचुरल फूड के हिसाब से ही उनको आदतें डालनी है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड के खाना खा सके, मतलब नेचुरल फूड की उनको आदत आ जाए, ये देखना है। एक कंसेप्ट आयुर्वेद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कंसेप्ट है यस्य देशस्य यो जंतु ततजम तस्य औषधम। इसका मतलब ये होता है, जो प्राणी जिस जियोलॉजिकल रीजन में जन्म लेता है, उसी जियोलॉजिकल रीजन की दवाइयाँ उसको ज़्यादा रिजल्ट देती है। इसका असर हम, इसका मीनिंग हम खाने पे भी ले सकते हैं। मतलब आप जिस जियोलॉजिकल रीजन में, जिस एरिया में आप जन्म लेते हैं, उसी एरिया में उत्पन्न होने वाले फल फ्रूट्स आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई पर्सन महाराष्ट्र में जन्म लेता है, तो उसको बेर एक ज़्यादा न्यूट्रिशियस फ्रूट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू एप्पल। जी हाँ, एप्पल में तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है बेर के कंपैरिजन में, लेकिन महाराष्ट्र में जन्म लेने वाला पर्सन बेर से ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि वो बेर उसी के आसपास रीजन में डेवलप होता है। इसको कहा जाता है बायो अवेबिलिटी। इस बात को ख्याल रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वही फल फ्रूट्स खाने में रखना है जो आपकी पेरीफेरी में डेवलप होते हैं, ना कि प्रदेश में उत्पन्न होने वाले फ्रूट्स। अगला पॉइंट है जो हमने पिछले वीडियो में कहा था, जब भूख लगे तभी खाना खाना है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे हमारे बच्चे तो खाना ही खाते नहीं, या तो उनको वो मार के खाना खिलाना पड़ता है, या फिर उनको पकड़ के बैठना पड़ता है तब वो खाना खाते। ऐसे पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आते हैं, तो हम जब उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो अक्सर हमको मिलता है कि मॉर्निंग में उठने के बाद उनको उनकी माता ड्राई फ्रूट्स या फिर दूध कोई पाउडर डाल के, या फिर ब्रेड बिस्किट ऐसा खिलाते हैं। फिर उसके बाद स्कूल में जाने के पहले कुछ खिलाते हैं, स्कूल में टिफ़िन दिया जाता है, फिर स्कूल से आने के बाद कुछ खिलाने की कोशिश की जाती है, फिर शाम को कुछ खिलाने की कोशिश की जाती है, फिर रात का खाना रहता है, दिन रात को सोते में फिर से दूध और कोई पाउडर मिला के उसको पिलाया जाता है। आप जब इस ऑर्डर को देखेंगे, तो आपको ख्याल आ जाएगा कि पहला खाना पचने के पहले ही दूसरा खाना इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यही खाने का तरीका अगर कोई एडल्ट भी रखता है, तो उसको भी भूख नहीं लगेगी। तो हमको करना ये है, जब तक वो पहला खाना नहीं पचता है, तब तक दूसरा खाना नहीं देना है। इसके लिए आपको सिंपल से एक तरीका बोलता है, आपको करना क्या है। आपको जब तक आपका बच्चा आपको खाने को नहीं मांगता, तब तक कुछ नहीं देना है। अब आप लोग कहेंगे तो हमारे बच्चे तो दिन दिन भर कुछ नहीं मांगे, तो चलेगा, कोई बात नहीं। आपके बच्चे के शरीर में जब तक अपचित आहार है, मतलब जो बिना पचा हुआ आहार है, तब तक उसको भूख नहीं लगेगी। कुछ लोगों के लिए ये 4 घंटे का समय हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 12 घंटे का समय हो सकता है। लेकिन जब उनका अपचित आहार, पेट में जो बिना पचा हुआ आहार है, वो पच जाएगा, तो उनको भूख लगेगी और वो खुद होके आपको खाना मांगेंगे। लेकिन जब वो खाना मांगेंगे, तब उनको नेचुरल फूड से बना हुआ, घर पे बना हुआ खाना ही दीजिए। उनको जंक फूड, स्नैक्स, बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट्स, ये चीज़ें नहीं देना है। अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे, तो 7 दिन के अंदर आपके बच्चे का डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, और 1 महीने में आपको आपके बच्चों की ग्रोथ, उनकी इम्यूनिटी और उनकी हाइट में एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से कभी मिलेंगे। तो आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।